हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अभी लोकोमोशन मूवमेंट होता क्या है, इसका नीट में पहले तो वेटेज कितना होता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आने की संभावना होती है। अगर मैं लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस समझने की कोशिश करूं तो यहाँ पे लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या पोजीशन चेंज हो रही है वो हो जाएगा लोकोमोशन। वहीं पे मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर न जाना पड़े, मतलब कि एक ही जगह पर रहते हुए कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, वो मूवमेंट होता है। मतलब सभी लोकोमोशन मूवमेंट हो सकते हैं, पर सभी मूवमेंट लोकोमोशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि पेड़ एक जगह रहता है और वो हिलता रहता है तो वो सिर्फ एक मूवमेंट है। पर जो एनिमल है वो घूम फिर रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो वो हो गया लोकोमोशन। तो यहाँ पे लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट क्या है, वो हमने समझा। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से लोकोमोशन और मूवमेंट शो करता है। जैसे कि इस चैप्टर में हम देखते हैं, सबसे पहले तो ये जो दिखाई दे रहा है हमें, ये हाइड्रा है। हाइड्रा क्या कर रहा है, ये हाइड्रा समरसॉल्ट मूवमेंट शो कर रहा है। हाइड्रा कैसा मूवमेंट शो कर रहा है, समरसॉल्ट मूवमेंट शो कर रहा है। समर सॉल्ट मूवमेंट। अभी समर सॉल्ट मूवमेंट क्या होता है, ये इधर ऐसा था, इसके जो टेंटाकल्स है ये नीचे गए, ये उल्टा हो गया, फिर ये वापस चला गया। ये इस तरह से जंप कर रहा है, ये जो जंप कर रहा है इसी को समरसॉल्ट मूवमेंट बोलते हैं। समरसॉल्ट का मतलब ही होता है कलाबाजी। कलाबाजी करता हुआ जा रहा है, ऐसे घूमता फिरता जा रहा है, तो इसको समरसॉल्ट मूवमेंट बोल दिया जाता है। तो यहाँ से हमें लोकोमोशन का और मूवमेंट का कुछ कुछ जनरल आइडिया हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं एंडोथीलियम है। एंडोथीलियम क्या होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स की जो लेयर है, जो वॉल है, उसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं, जो कि स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। जैसा कि हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, ये जो सेल्स दिख रही हैं ये फ्लैट सेल्स हैं, और ये जो एपिथेलियम है ये स्क्वेमस एपिथेलियम है। और यहाँ से ये डब्ल्यूबीसी जो है ये स्क्वीज होके बाहर जाती हुई हमें दिखाई दे रही है, इस जंक्शन से बाहर जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायापेडेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायापेडेसिस बोलते हैं। तो ये डायापेडेसिस अमीबॉइड मूवमेंट बेसिकली होता है, प्रोसेस है डायापेडेसिस, मूवमेंट का टाइप है अमीबॉइड मूवमेंट। ये वाला मूवमेंट समरसॉल्ट मूवमेंट। तो इस तरह से मूवमेंट हमने कुछ कुछ देखे। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बींग्स। मतलब कि लिविंग बींग्स का सबसे सिग्निफिकेंट फीचर जो होता है, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर कौन सा है, मूवमेंट है एनिमल्स का। एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स है अलग अलग तरह के मूवमेंट शो करते हैं। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज एन एग्जांपल, इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। मतलब अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है, वो भी क्या है, वो भी एक फॉर्म है मूवमेंट की। अब जैसे ये है डब्ल्यूबीसी, इस डब्ल्यूबीसी में जो अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है वो मूव कर रहा होगा, तब तो ये डायपेटेसिस कर पा रही है। तो ये क्या हो गया, ये एक अमीबॉइड मूवमेंट हो गया। कैसा मूवमेंट है, ये अमीबॉइड मूवमेंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया का ही मूवमेंट होता है, फ्लैजिला का मूवमेंट होता है, टेंटेकल्स का मूवमेंट होता है। टेंटेकल्स के यहाँ पे देख ही पा रहे हैं हम, आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिज्म, अलग अलग करते हैं। जैसे सीलियरी मूवमेंट किसे मिल जाएगा, सीलियरी मूवमेंट पैरामीशियम में मिल जाएगा। फ्लैजिलरी मूवमेंट किसे मिल जाएगा, फ्लैजिलर मूवमेंट ट्रिपनोसोमा मिल जाएगा। ट्रिपनोसोमा के अलावा तुम्हें पैरामीशियम में सीलियरी मिलता है, ट्रिपनोसोमा में फ्लैजिलरी मिलेगा, यूग्लिना में फ्लैजिलरी मिलेगा। टेंटेकल्स किसे मिल जाएंगे, हाइड्रा में टेंटेकल्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, टेंटेकल्स वाला मूवमेंट हमें जेलीफिश में भी देखने को मिलता है, टेंटेकल्स बहुत सारे। तो अब क्या है, टेंटेकल्स की बात हो गई। शोन मैनी, शोन बाय मैनी ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग कैन आल्सो मूव, ह्यूमन बीइंग भी मूव कर सकता है, किसके द्वारा, लिम्स के द्वारा। अब जॉज, आईलिड, टंग, ये सब मूवमेंट में ही हिस्से की, मतलब मूवमेंट में ही काउंट होते हैं। जैसे लिम्स का मूवमेंट हो गया, जॉ मूवमेंट हो गया, आईलिड मूवमेंट हो गया, टंग मूवमेंट हो गया। सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन चेंज इन प्लेस। इनमें से कुछ मूवमेंट जगह चेंज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि लिम्स का मूवमेंट होगा तो उससे जगह चेंज हो सकती है। हाँ, जॉ मूवमेंट से जगह चेंज नहीं हो सकती, तो ये सिर्फ मूवमेंट है। पर ये मूवमेंट के साथ लोकोमोशन भी करा सकता है, क्योंकि इसमें लोकेशन चेंज हो जाएगी।
सच वॉलेंटरी मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन। ये जिससे कि जगह चेंज हो जाए, ऐसे वॉलेंटरी मूवमेंट को लोकोमोशन कहा जाता है। इसमें कौन कौन आ जाएगा? वॉकिंग आ जाएगा, रनिंग आ जाएगा, क्लाइंबिंग है, फ्लाइंग है, स्विमिंग है। ये सब कौन से हो गए? ये लोकोमोशन के टाइप हो गए। मतलब कि सारे लोकोमोशन मूवमेंट हो सकते हैं, परंतु सारे मूवमेंट लोकोमोशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जैसा कि इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, पैरामीशियम सीलिया की मदद से चलता है। और यहाँ पे साइटोफेरिंक्स, साइटोफेरिंक्स जनरली उसमें गलेट की बात करते हैं। जो गलेट एक स्ट्रक्चर है जिसको साइटोफेरिंक्स बोला जाता है, वहीं से वो खाना खाता है। तो किसकी मदद से खाना खाता है? सीलिया की मदद से खाना खाता है वो। अब एंड इन लोकोमोशन एज वेल, तो खाना खाने में और लोकोमोशन में भी वो काम करता है। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटेकल्स, ये हाइड्रा है, टेंटेकल्स का यूज करके, ये हाइड्रा हम देख पा रहे हैं, ये टेंटेकल्स का यूज करके समरसॉल्ट मूवमेंट कर रहा है। इसके बाद क्या आता है? हाइड्रा हमने देख लिया। प्रे कैप्चरिंग में भी इसका यूज करता है टेंटेकल्स का। वी यूज लिम्स फॉर चेंजेस इन बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर चेंज करने के लिए लिम्स का भी यूज करते हैं। एंड लोकोमोशन एज वेल, चलने के लिए भी यूज करते हैं। The above observation suggests that movement and locomotion cannot be studied separately। तो इससे हमें पता चलता है मूवमेंट और लोकोमोशन को अलग अलग से पढ़ना नहीं है, एक ही साथ पढ़ेंगे इनको। The two may linked by stating that all locomotions are movement but all movements are not locomotion। ये बात हमने पहले भी 2 बार देख ली है। नेक्स्ट क्या है? मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट, हैबिटेट के हिसाब से उनका जो मेथड ऑफ लोकोमोशन है वो चेंज करता रहता है। जैसे कि जो स्नेक है वो रेंगता है, और अदर लिम्स वाले जो एनिमल्स हैं वो चलते हैं। वहीं पे अगर बर्ड की बात करते हैं तो वो उड़ती है। इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग हैबिटेट के हिसाब से अलग अलग तरीके से जो भी जानवर है, जो भी एनिमल है, वो मूवमेंट और लोकोमोशन शो करता है। किस पे डिपेंड करेगा? डिमांड ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन कैसी है वहां पे। हाउएवर लोकोमोशन है जनरली फॉर सर्च फूड, किस लिए लोकोमोशन होता है? फूड सर्च, शेल्टर, मेट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज और प्रेडेटर्स। किस किस लिए? खाने की खोज में और रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए, मेट के लिए, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए, फेवरेट क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे कि हम जानते हैं साइबेरियन क्रेन्स, जो साइबेरियन क्रेन्स हैं वो साइबेरिया से आती हैं भरतपुर में। किस लिए? क्लाइमेटिक कंडीशन को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि वहां पे साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो उस समय पे यहाँ पे आ जाती हैं भरतपुर राजस्थान में, और उसके बाद जब नॉर्मलाइज हो जाता है तो वो वापस चली जाती हैं। और एस्केप फ्रॉम एनिमीज और प्रेडेटर, शिकार से बचने के लिए, मैं सॉरी शिकारी से बचने के लिए वो, या दुश्मन से बचने के लिए भी ये जो लोकोमोशन और मूवमेंट है ये हेल्प करता है। अब टाइप ऑफ मूवमेंट हम पढ़ते हैं। टाइप ऑफ मूवमेंट में क्या क्या है? सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट। कौन कौन से? अमीबॉइड मूवमेंट होता है, सीलियरी मूवमेंट होता है, और मस्कुलर मूवमेंट होता है। अमीबॉइड मूवमेंट, जैसे कि ये जो मूवमेंट दिख रहा है हमें डायपेडेसिस, ये एक अमीबॉइड मूवमेंट है, क्योंकि इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म ही तो मूव करा रहा है इसको बाहर स्क्वीज करके। तो ये अमीबॉइड मूवमेंट का एक एग्जांपल हो गया। सीलियरी मूवमेंट में हम ले सकते हैं जैसे कि पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम एक सीलियरी मूवमेंट शो करता है। वहीं पे मैं मस्कुलर की बात करें तो लोकोमोशन जो हो रहा है जनरली ह्यूमंस के केस में वो मस्कुलर होता है। आगे क्या है? सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन अवर बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट इन ब्लड एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट। ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी होती है, ये डब्ल्यूबीसी के टाइप है, मैक्रोफेज हो गई, ल्यूकोसाइट हो गई, ये क्या करते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। इट इज अफेक्टेड बाय सीडोपोडिया formed by the streaming of protoplasm। अमीबा हमने पढ़ा हुआ है, एक इस तरह का अमीबा, मतलब कैसे भी रैंडम शेप बना दो तो अमीबा हो जाता है। ये इसका प्रोटोप्लाज्म यहाँ है, यहाँ पूरा प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। मान लो यहाँ से प्रोटोप्लाज्म इधर प्रेशर लगा रहा है तो ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा और इधर से स्क्वीज हो जाएगा। तो ये जो मूवमेंट होता है अमीबॉइड मूवमेंट होता है, और किसके कारण होता है? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के स्ट्रीमिंग के कारण होता है। साइटोस्केलेटन एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द अमीबॉइड मूवमेंट। अब उसके अंदर साइटोस्केलेटन होता है, यूकैरियोटिक सेल है तो साइटोस्केलेटन होगा।
साइटोस्केलेटन की मदद से ही वो अमीबॉइड मूवमेंट कर पाते हैं, क्योंकि जो स्ट्रीमिंग होती है उसमें साइटोस्केलेटन का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलियरी मूवमेंट की। सिलियरी मूवमेंट्स अकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स। सिलियरी मूवमेंट तो हमारे बहुत सारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में भी देखने को मिलता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं क्या, जो विंड पाइप है, विंड पाइप में भी हमें सिलियरी मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। हम कहें तो जो फैलोपियन ट्यूब है, उस फैलोपियन ट्यूब में भी हमें सिलियरी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जैसे विच आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम, वो सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड होते हैं। लाइंड मतलब उसकी जो एपिथेलियम है इनर साइड से, वो सीलिएटेड होती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्रेकिया हेल्प अस इन रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कैसा होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था, एक पावर स्ट्रोक होता है, एक रिकवरी स्ट्रोक होता है। सीलियरी मूवमेंट जो होता है वो सीलिया का मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना चाहिए। ऐसे ना हो कि पता चला, मान लो ये एक सरफेस है, यहाँ पे ये एक सीलिया है, ये दूसरा सीलिया है, ये सीलिया इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये सीलिया इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये काउंटर हो जाएगा और ये कहीं भी चल नहीं पाएगा। कोई भी मटेरियल हो, या तो या फिर सेल हो, कुछ भी इधर उधर नहीं जा पाएगा। ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये मूव करनी चाहिए, तभी जो मटेरियल है वो आगे बढ़ पाएगा। तो इस तरह से ये जो सीलियरेटेड मूवमेंट है ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना चाहिए, तभी उसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब क्या हो गया, ट्रेकिया में देखने को मिल जाएगा। किस काम में आता है ट्रेकिया में, डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने में आता है, जो कि सांस लेते समय हवा के साथ चले गए थे। Passage of ova through the female reproductive tract is also facilitated by the ciliary movement। जैसा कि हमने अभी अभी बात की थी, फैलोपियन ट्यूब में जो सीलियरी एपिथेलियम देखने को मिल जाती है, जो कि ओवा को मूव कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मूवमेंट ऑफ अवर लिम्स, जॉ, टंग एक्सेट्रा रिक्वायर्स मस्कुलर मूवमेंट। अब ये सारे जो मूवमेंट है उसमें मसल्स की जरूरत पड़ती है। The contractile property of the muscles are effectively used for locomotion। जो मसल्स की कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी है उसको लोकोमोशन में यूज करते हैं। एंड अदर मूवमेंट बाय ह्यूमन बींग्स एंड मेजोरिटी ऑफ द मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। लोकोमोशन रिक्वायर्स a perfect coordinated activity of the muscular skeleton। मस्कुलर स्केलेटन की परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होनी चाहिए, तभी उसके रिजल्टेंट के रूप में हमें लोकोमोशन देखने को मिलेगा। अगर ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूव नहीं करेंगे, या फिर हम कहें कि मस्कुलर एक्टिविटी कोऑर्डिनेटेड मैनर में नहीं होगी, तो कुछ भी कहीं भी एक पैटर्न में लोकोमोशन नहीं मिलेगा, ये रैंडम कहीं भी कुछ भी होता रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें तो जो हाथ होता है उसमें एक बाइसेप होती है, एक ट्राइसेप होती है। तो जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ट्राइसेप रिलैक्स करती है, और ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बाइसेप रिलैक्स करती है। दोनों अपोजिट काम करती हैं, लेकिन अगर दोनों साथ में काम करने लग जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, ना तो आर्म चल पाएगी, कैसे भी आर्म को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्या होगा, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप ऑफ मसल्स। मसल्स के बारे में इसमें सीखेंगे। देयर आर स्ट्रक्चर, इसके भी स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। मैकेनिज्म, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम, तो क्या क्या स्केलेटन सिस्टम के बारे में है, तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। अब हम बात करते हैं मसल्स की। तो मसल्स क्या है, सबसे पहले तो मसल्स की ही बात करें तो सबसे जो ज्यादा काम करने वाली मसल्स है, हार्डेस्ट वर्किंग मसल कौन सी होती है, कार्डियक मसल। तो ये हमें पॉइंट याद रखना है। हार्डेस्ट वर्किंग मसल कौन सी है, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कौन सी होती है, जो हार्ट में होती है वो कार्डियक मसल होती है। अच्छा, सबसे हार्डेस्ट की बात हो गई। लार्जेस्ट मसल अगर बोले तो कोई ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूटस मैक्सिमस, ये कौन सी है, लार्जेस्ट मसल है। हार्डेस्ट मसल कार्डियक मसल हो जाएगी, हार्डेस्ट वर्किंग मसल। लार्जेस्ट मसल ग्लूटस मैक्सिमस हो गई। स्मॉलेस्ट मसल अगर कोई पूछ ले तो स्टेपिडिस। स्टेपिडिस कौन सी है, स्मॉलेस्ट मसल है। कहाँ पे है, जहाँ पे स्मॉलेस्ट बोन होती है वहीं पे स्मॉलेस्ट मसल है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट मसल अगर कोई पूछ ले तो मैसेटर। मैसेटर मसल जो है
वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है। कहाँ है ये जॉ मसल है एक्चुअल में। तो ये मैसेटर मसल है। अब हमने मसल्स के बारे में कुछ कुछ चीजें देखी। अगर इसकी काउंटिंग की बात करें तो इसका जो डेटा है वो कई कई बुकों में वेरी करता है, इसलिए कहीं भी डेटा एग्जैक्ट नहीं दिया है। एनसीईआरटी ने भी कोई क्लियर नहीं किया। जितना छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से 639 अप्रोक्स नंबर मसल्स का पूरी बॉडी में होता है। अब पूरी बॉडी में परसेंटेज की बात करें तो लगभग 40 से 50% जो बॉडी वेट है वो मसल्स का होता है ह्यूमन के केस में। अब क्या क्या होगा इसमें सब पढ़ते हैं। तो सीलिया फ्लैजिला हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा ही था। सीलिया कैसे काम करता है, फ्लैजिला कैसे काम करता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे काम करती है, कैसे बनती है, वो सब हमने पढ़ चुके हैं। अब फ्लैजिलरी मूवमेंट क्या होता है? फ्लैजिलरी मूवमेंट हेल्प्स इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। फ्लैजिलरी मूवमेंट स्पर्मेटोजोआ के स्विमिंग में हेल्प करेगा। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस हमने पढ़े थे, स्पॉन्जेस पोरीफेरा में थे, तो उसमें वाटर कैनाल सिस्टम हुआ करती थी। तो वाटर कैनाल सिस्टम में जो फ्लैजिला देखने को मिलता था। फिर क्या होगा? लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में होता है, ट्रिपनोसोमा में होता है, ट्रिपनोसोमा में भी देखने को मिल जाएगा। अब मसल से स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि मसल्स जो है स्पेशलाइज्ड है और मीजोडर्मल इन ओरिजिन। अभी मीजोडर्मल का मतलब क्या है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पे एक एक्टोडर्म होती है, सबसे बाहर वाली लेयर, जर्म लेयर, उसके बाद मीजोडर्म, उसके बाद एंडोडर्म। ये सब क्या है? ये तीनों जर्म लेयर हैं। अब जर्म लेयर में मीजोडर्मल ओरिजिन किसका है? मसल्स का है। 40 से 50% जो बॉडी वेट है वो मसल्स के कारण ही होता है। अब मसल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है? मसल्स की प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। क्या क्या है? एक्साइटेबिलिटी, मसल्स एक्साइट हो सकती है, मतलब जब नर्व इम्पल आएगा तो नर्व इम्पल से मसल्स के पास एक्साइटेशन होना चाहिए, तो ये एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी इसके पास होती है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी भी इसके पास होती है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब जब स्टिमुलस आया नर्व इम्पल्स के साथ में तो स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट कर सके, तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी भी होती है। एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि वो अपने लेंथ से ज्यादा एक्सटेंड कर जाएगी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट हुई, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद नॉर्मलाइज हो जाएगी, रिलैक्स करने के बाद रिलैक्सेशन टाइम पे एक्सटेंड हो जाएगी। कहाँ तक? अपनी लेंथ तक, उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगी, ये भी याद रखना है। इलास्टिसिटी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो कभी वापस रिलैक्स ही ना कर पाए, तो इलास्टिसिटी भी होना चाहिए। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे अलग अलग मसल्स की वेराइटीज होती है। जैसे कि इनके अपीयरेंस के बेसिस पे देखेंगे तो अपीयरेंस के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, नेचर ऑफ रेगुलेशन के बेसिस पे अलग अलग देखने को मिल जाती है। अब पहली चीज क्या बात की गई है इसमें? बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे तीन तरह की होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है कि लोकेशन के बेसिस पे कितनी तरह की मसल्स होती है? तीन तरह की। कौन कौन सी? स्केलेटल मसल होती है, विसरल मसल्स होती है और कार्डियक मसल होती है। अब स्केलेटल मसल क्या है? स्केलेटल मसल जो होती है क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स। स्केलेटल कंपोनेंट है क्या? हड्डी, कंकाल, ये सब क्या है? स्केलेटल है। अब उस स्केलेटल कंपोनेंट से जो एसोसिएटेड है, जो जुड़ी हुई है उस मसल को स्केलेटल मसल बोल देते हैं। ये जो होती है ये वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री होती है मतलब हम अपनी मर्जी से इसको चला सकते हैं। जैसे हमारे हाथ में हो गई, पैर में हो गई, ये सारी वॉलेंट्री मसल्स हैं, तो जिसको हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं। दे हैव स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोप कॉल्ड स्टीरिएटेड मसल। जैसा कि ये स्केलेटल मसल दिख रही है, इस स्केलेटल मसल में ये स्टीरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। ये जो स्टीरिएशंस हैं ये माइक्रोस्कोप में अच्छे से दिखाई देते हैं। तो ये कैसी हो गई? स्केलेटल मसल जो है स्टीरिएटेड मसल्स कहलाएगी। एज देयर एक्टिविटी अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। वॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है हम अपनी मर्जी से इसको चला सकते हैं। तो वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, दे आर नोन एज वॉलेंट्री मसल। इनको वॉलेंट्री मसल भी कहा जाता है। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन द लोकोमोटरी एक्शन। चलने फिरने में यही काम आती हैं और पोस्चर चेंज करने में भी यही काम आती हैं। इसके बाद आती है बात विसरल मसल्स की। तो जो विसरल मसल्स होती है लोकेटेड इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स। जो हॉलो विसरल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, लीवर है
और स्टमक है। ये सारे जो स्टमक, लीवर, स्टमक, हार्ट, लंग्स, इनमें जो मसल्स मिलेगी वो विसरल मसल्स होती है। जो विसरल मसल्स है वो विसरल ऑर्गन्स में देखने को मिल जाएगी, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, एक्सेट्रा। ये जो दिखाई दे रही है ये स्मूथ मसल है, इसको स्मूथ मसल भी बोलते हैं। ये कैसी होती है? स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का मतलब क्या है कि इसके जो दोनों एंड हैं वो दोनों एंड टेपरिंग होंगे, पर ये बीच में से ऐसे फूली हुई देखने को मिल जाएगी। दोनों एंड टेपरिंग है परंतु ये बीच में से फूली हुई है, तो ये कैसी हो गई? स्पिंडल शेप हो गई। तो स्मूथ मसल्स जो है वो स्पिंडल शेप होती है। क्या क्या है और इसमें? हेंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स। अच्छा, इसमें स्टीरिएशंस नहीं होते इसलिए इसको नॉन स्टीरिएटेड मसल्स भी बोल देते हैं। देयर एक्टिविटी आर नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल। ये वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होते, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं। मतलब ऐसे कि जैसे कि हार्ट काम कर रहा है, अब हार्ट हो गया, हार्ट वैसे कार्डियक मसल अलग हो गई। जैसे लंग्स है, लंग्स का एग्जांपल लेते हैं तो लंग्स है, लंग्स में स्मूथ मसल होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ एक आध आधी मिनट तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर उसके बाद अपनी मर्जी से हम सांस लेना सांस छोड़ना कंट्रोल नहीं कर सकते। आधा एक मिनट ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कर ली तो 2 मिनट, तो मतलब ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे बिना सांस लिए या ज्यादा सांस ले लेके ऐसे काम चला रहे हैं। तो जितना रेगुलेशन है, जितना बॉडी को जरूरत है वो अपने आप मेंटेन करती है। उसके बाद जैसे कि स्टमक है, स्टमक चर्निंग मूवमेंट शो करता है। अब ऐसा थोड़ी है कि वो चर्निंग मूवमेंट जब हम चाहेंगे तब करेगा, लेकिन जब बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी तब वो चर्निंग मूवमेंट करता है। जैसे कि ईसोफेगस में पेरिस्टालसिस होता है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टालसिस होता है, तो वो सारे जरूरत पड़ने पे होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं और क्या क्या होगा इसमें। अपने नर्वस कंट्रोल में नहीं है ये, तो ये इनवॉलेंट्री कहलाता है। कैसा कहलाएगा? इनवॉलेंट्री। They assist, for example, in transportation of food through the digestive tract. Digestive tract में फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, गैमी ट्रांसफर हो रहे हैं थ्रू जेनाइटल ट्रैक्ट, तो वो सारे जो मस्कुलर मूवमेंट हो रहे हैं वो सब किससे हो रहा है? सब ये स्मूथ मसल्स हो रहे हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं? नॉन स्टीरिएटेड मसल्स भी या विसरल मसल्स भी बोल देते हैं। इसके बाद आती है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स को अगर हम देखते हैं, एज द नेम सजेस्ट, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का मतलब होता है जो हार्ट की मसल है उसको कार्डियक मसल बोल देते हैं। मेनी कार्डियक मसल सेल्स असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न। बहुत सारी कार्डियक मसल ब्रांचिंग पैटर्न में अरेंज होती हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। ये जो मसल्स है ना, ये कार्डियक मसल है और कार्डियक मसल ये ब्रांचिंग पैटर्न में देखने को मिल रही है, ब्रांच जिसके दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्रांचिंग पैटर्न में देखने को मिल जाएगी। बेस्ड ऑन द अपीयरेंस कार्डियक मसल आर स्टीरिएटेड। अपीयरेंस के बेसिस पे देखें तो कार्डियक मसल भी स्टीरिएटेड होते हैं, जैसे कि हम इसको देख पा रहे हैं कि कार्डियक मसल ये भी स्टीरिएटेड है। दूसरा, ये भी कार्डियक मसल ही दिखाई है यहाँ पे, ये स्टीरिएशंस इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो अपीयरेंस में किसके जैसी है ये अपीयरेंस में स्केलेटल मसल जैसी है, लेकिन ये इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये फंक्शनिंग में कैसी है? फंक्शनिंग में स्मूथ मसल जैसी है। तो ये दोनों के कैरेक्टर्स के पास होते हैं, स्मूथ मसल के भी और स्केलेटल मसल के भी। तो इस तरह से ये क्या है? कार्डियक मसल है। नेक्स्ट इसमें क्या है? अपीयरेंस के बेसिस पे हमने देख ही लिया। इनवॉलेंट्री नेचर की होती है। अब इनवॉलेंट्री नेचर की, तो ये किसका नेचर हो गया? ये हो गया स्मूथ मसल का। स्मूथ मसल मतलब विसरल मसल्स का। इनवॉलेंट्री नेचर एज नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली। डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, कंट्रोल तो नर्वस सिस्टम ही करता है परंतु डायरेक्ट नहीं कर सकता। लेट अस एग्जामिन अ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल को अगर देखते हैं डिटेल में क्या मिलेगा। अच्छा, कार्डियक मसल में कुछ कुछ कंपोनेंट भी होता है, जैसे ये जो दिख रहे हैं इसमें ये मायोफिब्रिल्स हैं, और ये जो दिख रहे हैं ये ब्लू वाले ये सब माइटोकॉन्ड्रिया हैं। अब इसको बार बार कॉन्ट्रैक्ट करना, बार बार रिलैक्स करना है, तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट है इंटरकैलेटेड डिस्क। अब इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो क्या करती है? इंटरकैलेटेड डिस्क का काम क्या है? ये गैप जंक्शन इसमें देखने को मिल रहे हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क ये श्योरिटी देती है कि सभी सेल्स एक साथ जरूरत पड़ने पे काम कर सकें। जैसे ऐसा ना हो कि यहाँ से इम्पल्स आया तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई मसल, ये वाली इंतजार में बैठेगी कभी जब आएगा जाएगा जब करेंगे। पर ये जो दिखाई दे रही है ये सारे स्केलेटल का
डिस्क है, ये क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क है। और ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क दिखाई दे रही है, ये श्योरिटी देते हैं कि पूरे हार्ट की जो मसल्स हैं एक साथ काम करेंगी। ये जो हार्ट की मसल है इसको हम एक और डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे हमें हार्ट मसल दिखाई दे रही है। इसमें ये जो दिख रही है ना हमें, ये इंटरकैलेटेड डिस्क है। ये कौन है, ये न्यूक्लियस है इसका। ये कार्डियक मसल दिखाई दे रही है, ये इंटरकैलेटेड डिस्क दूसरी दिख गई। ये जो दिख रहा है ना, ये डेस्मोसोम है। ये डेस्मोसोम क्या है, ये कनेक्शन देखने को मिल रहा है। ये डेस्मोसोम, ये वाला जो है ये डेस्मोसोम है। ये इसमें गैप जंक्शन देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से ये जो मसल है ये कार्डियक मसल इसमें दिखाई दे रही है। अब इसमें और क्या है, स्केलेटल मसल को एग्जामिन करते हैं। कैसे करेंगे, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एंड मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या काम करती है, कॉन्ट्रैक्शन में कैसे काम होता है, स्ट्रक्चर कैसी है इसकी, तो वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल, ये सारी स्केलेटल मसल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। अब ऑर्गेनाइज्ड है, कैसे कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, बंडल है, मसल बंडल है, फेसिकल्स है, फेसिका है। अब क्या क्या है इसमें देखते हैं एक बार। सबसे पहले ये है मसल। ये जो दिख रही है ना, ये बाइसेप है। और ये वाली जो है ना, ये ट्राइसेप है। तो ये बाइसेप, ये ट्राइसेप। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये रिलैक्स करेगी, और जब ये रिलैक्स करेगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। दोनों अपोजिट काम करती हैं। ये टेंडन जो दिख रहा है ना, ये टेंडन बोन से मसल को कनेक्ट करता है। टेंडन क्या करेगा, बोन से मसल को कनेक्ट करने का काम है टेंडन का। अच्छा, एक लिगामेंट भी होता है, वो क्या करता है, बोन से बोन को कनेक्ट करता है, वो लिगामेंट होता है। बोन से बोन को कनेक्ट करने वाला लिगामेंट होता है। अब इसमें एक होता है, कई जगह पे देखने को मिलेगा, मसल से मसल्स को कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है वो भी लिगामेंट होता है। लिगामेंट का मतलब क्या है, लिगामेंट एक ऐसी स्ट्रक्चर का नाम है जो कि सिमिलर टाइप के टिश्यू को कनेक्ट करने का काम करता है, तो वो लिगामेंट होता है। जैसे बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम लीवर का है, मसल से मसल को कनेक्ट करेगा तो कई जगह पे लीवर होता है, सॉरी, लिगामेंट होता है। तो लिगामेंट का काम क्या है, सेम कंपोनेंट को कनेक्ट करना, अगर सिंपल शब्दों में समझें तो इसको। अब क्या क्या होगा इसमें, इसमें आगे देखते हैं। आगे हमें क्या दिख रहा है, मसल सेल। देखिए मसल सेल को अगर हम देखते हैं तो इसमें एक बंडल देख रहे हैं हम अभी, मसल सेल में एक बंडल। अब उस एक बंडल में ये जो देख रहे हैं हम, ये एक फेसिकल है। एक बंडल में एक फेसिकल, ये पूरा। अब ये फेसिकल कई सारे यूनिट से मिलके बना है। उसमें से जो एक यूनिट है उसका नाम क्या है, मसल फाइबर। एक यूनिट का नाम क्या है, मसल फाइबर। तो ये एक मसल फाइबर है। इस मसल फाइबर में कई सारे मायोफिब्रिल्स हैं। मतलब अगर इसको मैं एक फ्लो चार्ट में लिखने की कोशिश करूं तो सबसे पहले आएगा सार्कोमेयर। सार्कोमेयर, सार्कोमेयर क्या है, जिसमें एक्टिन, मायोसिन, जेड लाइन ये सब दिखाई दे रहे हैं, एम लाइन ये सब दिखाई दे रहे हैं, इसको हम सार्कोमेयर बोलते हैं, मतलब यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। सार्कोमेयर मिला के मायोफिब्रिल बनता है। क्या बनता है, मायोफिब्रिल। अब मायोफिब्रिल मिला के मसल फाइबर बनेगा, मसल फाइबर। और ये सारे मसल फाइबर मिला के फेसिकल बनता है। अब ये फेसिकल्स मिला के क्या बनेगा, मसल बंडल। अभी मसल बंडल मिला के क्या बनेगा, मसल बन जाएगी। तो ये क्या हो गया, एक तरीका हो गया, पैटर्न हो गया अरेंजमेंट का, कि सबसे पहले सार्कोमेयर, सार्कोमेयर का ग्रुप क्या कहलाएगा, माइक्रोफिब्रिल, माइक्रोफिब्रिल का ग्रुप क्या कहलाएगा, मसल फाइबर कहलाएगा, मसल फाइबर का ग्रुप क्या कहलाएगा, फेसिकल, फेसिकल का ग्रुप क्या कहलाएगा, बंडल, और मसल बंडल का ग्रुप क्या कहलाएगा, मसल कहलाएगा। अगर हम इसमें देखें तो हमें क्या क्या दिखेगा, ये जो दिख रहा है ये एक क्या है, फेसिकल का, मसल बंडल का ग्रुप क्या कहलाता है, मसल बंडल का ग्रुप एक मसल कहलाता है। ये सब क्या थे, ये सब मसल बंडल थे। तो ये क्या हो गया, पूरी ये मसल हो गया। अब इस मसल में ये मसल बंडल दिख रहे हैं, कौन, फेसिकल। अब इस फेसिकल में जो ये देख पा रहे हैं, ये छोटे वाले, ये मसल फाइबर्स हैं। तो फेसिकल के अंदर कौन है, मसल फाइबर्स हैं। मसल फाइबर्स के अंदर कौन मिलते हैं, मसल फाइबर्स के अंदर मिलते हैं सार्कोलिमा। सार्कोलिमा, लिमा मतलब होता है लेयर।
जो सार्कोमेयर की जो लेयर होती है ना, उसको हम सार्कोलेमा बोल देते हैं। यहाँ पे ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं, जो रेड वाली हैं वो आर्टरीज हैं, जो ब्लू वाली है वो वेन्स हैं। ऐसा हमें पता ही है पहले से ही, क्योंकि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्या है, ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सभी मसल फाइबर के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा सभी मसल फाइबर के पास मिल जाएगी, जो कि एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है, क्योंकि जगह बदलने पे नाम बदल जाता है। एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म इसमें कवर्ड रहेगा। मसल फाइबर इज सिंसाइटियम, सिंसाइटियम का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। सिंसाइटियम क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन ड्यू टू फ्यूजन ऑफ सेल्स, वो सिंसाइटियम होता है। तो मसल फाइबर सिंसाइटियम शो करते हैं एज सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियर, क्योंकि सार्कोप्लाज्म के पास एक से ज्यादा न्यूक्लियर हो सकता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा। क्यों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जब हम सेल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था उसमें एक एसईआर होता है। एसईआर क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी का मॉडिफिकेशन था क्या, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, कैल्शियम आयन स्टोर करता है, और कैल्शियम आयन का रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा होता है। अब कहाँ पे क्या होगा इसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल गया, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। मसल्स में क्या करेगा, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन का यूज किस में होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में होता है, जैसा कि हमें पता ही है। A characteristic feature of the muscle fiber is presence of large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called the myofilaments। अब इसमें बहुत सारे मायोफिलामेंट्स पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। तो मायोफिलामेंट्स पैरेलली अरेंज होंगे, उसको मायोफिब्रिल भी बोल देते हैं, मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा ही था। अब आगे क्या, ईच मायोफिब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक डार्क बैंड है, एक लाइट बैंड है, एक डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है। तो इस तरह से डार्क बैंड लाइट बैंड इस पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि स्टीरिएशन शो करते हैं। अब क्या होगा इसमें, striated appearance is due to the distribution of this pattern of two important protein। किस किस की प्रोटीन का पैटर्न है ये, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन मायोसिन का अरेंजमेंट होता है, जिस कारण से ये अलग तरह का पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर क्या है, द लाइट बैंड कंटेन द एक्टिन, लाइट बैंड के पास एक्टिन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि लाइट बैंड के पास एक्टिन होता है, जो कि आई बैंड कहलाता है। आई बैंड का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक बैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना क्या, कि लाइट बैंड में कौन मिलेगा, एक्टिन मिलेगा। एक्टिन से क्या बनेगा, आई बैंड बन जाएगा, और ये आइसोट्रोपिक बैंड कहलाता है। अब आगे चलते हैं, वेयर इज डार्क बैंड। अब डार्क बैंड जो होता है वो एट बैंड कहलाता है, इसको हम एनआइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं। अब इसके पास क्या हो जाएगा, इसके पास मायोसिन होता है। मतलब अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, कहाँ गया ये डायग्राम, तो ये वाला जो है ये ए बैंड है। अब ए बैंड यहां से यहां तक है, क्योंकि इसमें मायोसिन देखने को मिलता है। ये जो रेड वाला दिख रहा है ना, ये बीच में जो है ये मायोसिन है। ये क्या है, मायोसिन है। तो अब जहां मायोसिन मिलेगा वहां पे एन आइसोट्रोपिक हो गया, मतलब कि ए बैंड होगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक्टिन एक्टिन है, इतने में सिर्फ एक्टिन है, तो ये लाइट कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे आई बैंड मतलब आइसोट्रोपिक टाइप का देखने को मिलेगा। तो अब आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक हमने सारे देख ही लिए। बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दोनों प्रोटीन रॉड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, और होना भी पड़ेगा क्योंकि वो मसल सेल को बना रहे हैं। पैरेलल टू ईच अदर, सभी अपने एक दूसरे के लिए पैरेलली अरेंज होते हैं, एंड ऑल्सो टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ द मायोफिब्रिल्स। एक्टिन फिलामेंट आर थिनर, जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं वो पतले होते हैं एज कंपेयर टू मायोसिन। तो ऐसे याद रख सकते हैं, मोटा मायोसिन, एक्टिन जो होता है वो पतला होता है एज कंपेयर टू मायोसिन। अब क्या होगा आगे, मायोफिब्रिल हमें पता चला फिलामेंट थिन होते हैं, कौन, एक्टिन फिलामेंट थिन होते हैं एज कंपेयर टू मायोसिन, हेंस कॉमनली कॉल्ड थिन और थिक फिलामेंट रेस्पेक्टिवली। थिन फिलामेंट किसके लिए, एक्टिन के लिए, और थिक फिलामेंट मायोसिन के लिए वर्ड यूज किया जाता है। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड an elastic fiber Z line which bisect it।
अब ये क्या कह रहा है, किसको बाइसेक्ट करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये आई बैंड है, ये वाला। अब ये जो आई बैंड दिखाई दे रहा है, ये जो दिख रही है ये जेड लाइन है। अब जेड लाइन क्या करेगा, आई बैंड को सेपरेट करता है। मान लो ये पूरा आई बैंड था, इसको दो बराबर भागों में बांटने का काम किसका है, ये जेड लाइन का है। तो ये वाली जो है ये जेड लाइन है, ये जो दिख रही है ये ब्लैक वाली, ये जेड लाइन होती है। फिर क्या है इसमें, अब in the center I band is an elastic fiber called Z line which bisect it. The thin filament are firmly attached to the Z line. बहुत पतले पतले फिलामेंट Z line से अटैच होते हैं. The thick filament in A band are also together held together in middle of this band. अब इस बैंड के बीच में ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे मायोसिन देखने को मिल जाते हैं, जो कि कैसे थे, एनाइसोट्रॉपिक थे। अब क्या होगा, the thick filament in the A band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M line. अब ये जो है मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, जिसको हम M line बोल देते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, एक ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है यहाँ पे, ये स्केलेटल मसल है। इस स्केलेटल मसल में ये मसल सेल दिख रही है। इस मसल सेल में मायोफिब्रिल हम देख रहे हैं। अब इस मायोफिब्रिल में हमने देखा ये वाला स्ट्रक्चर, ये मायोसिन है। ये भी क्या है, ये भी मायोसिन है। अब ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये एक्टिन है। ये सब क्या है, ये एक्टिन है। इधर भी एक्टिन है। यहां से यहां तक ये सारा, ये जो है आई बैंड कहलाता है। ये पूरा क्या कहलाएगा, आई बैंड। जैसे इधर देखेंगे तो यहां से ये, और यहाँ जहां मायोसिन नहीं होता, सिर्फ एक्टिन होता है, वो आई बैंड कहलाता है। अब आई बैंड को सेपरेट कौन करेगा, ये जेड लाइन। ये जो जेड लाइन दिख रही है ये सेपरेट करती है। अब यहाँ पे ये दोनों बीच में से जो लाइन जाती है, इसको हम एम लाइन बोलते हैं। मतलब सार्कोमेयर के सेंटर से जो लाइन पास करती है, या फिर हम कहें ए बैंड, ये ए बैंड है ना, ये वाला, ये ए बैंड है। ये आई बैंड है, ये ए बैंड है यहां तक। और ए बैंड के सेंटर से ये जो दिख रही है ये एम लाइन है। अब ये जो दिख रही है ना ये स्ट्रक्चर, इसकी एनसीईआरटी में कहीं बात नहीं की गई है। ये इलास्टिक फिलामेंट है जिसको टेटिन बोलते हैं। इलास्टिक फिलामेंट जिसको टेटिन बोलते हैं, इसका सिर्फ इतना सा काम होता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना तो ये श्रिंक हो जाता है। मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये श्रिंक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो जेड लाइन है ना, और ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन इधर मूव करती है, ये जेड लाइन इधर मूव करती है। मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये जो एक्टिन फिलामेंट है ना, ये वाला, ये इधर खिंच के आएगा और ये इधर खिंच के आएगा। तो ये दोनों पास में आएंगे तो पूरी स्ट्रक्चर, ये वाला इधर आएगा और ये वाली स्ट्रक्चर इधर आना शुरू कर देगी। तो जिस कारण से ये जो स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर है, जिसको हम टिटिन का नाम दे रहे हैं, इलास्टिक फिलामेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन से स्टिमुलस हट जाएगा तो ये वापस नॉर्मलाइज हो जाएगी, जो कि इसको थोड़ा सा हेल्प करती है रिलैक्स होने में, मसल्स को रिलैक्स होने में हेल्प करती है। तो ये कौन है, ये इलास्टिक यूनिट हो गई। तो इस तरह से ये डायग्राम भी हमें समझ आ गया होगा। यहाँ पे टिटिन का कोई भी रोल इसमें नहीं दिखाया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी में इस डायग्राम का कोई जिक्र नहीं है, ये बाहर का डायग्राम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सार्कोमेयर हमने पढ़ लिया, एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक सार्कोमेयर होता है। ये जो है एक्टिन है, ये वाला जो है मायोसिन है। यहाँ पे कुछ इस तरह से टिटिन देखने को मिले थे हमें। अब एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक एक सार्कोमेयर होता है, और यहां से कुछ इस तरह से ये जो है ये एम लाइन है। वो हिस्सा, ये क्या है, ये एम लाइन है। वो हिस्सा जो एक एक्टिन से दूसरे एक्टिन तक, जो कि मायोसिन में है, या फिर हम इसको ऐसे देखें, ये एक्टिन यहाँ पे एंड हो रहे हैं, ये एक्टिन यहाँ पे एंड हो रहे हैं। तो ये जो मायोसिन
का है एक हिस्सा है, जो मायोसिन वाला हिस्सा है जहां पे एक्टिन नहीं है, मायोसिन वाला वो हिस्सा जहां पे एक्टिन नहीं है, उसको हम एच जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एच जोन बोलते हैं। तो ये जो एच जोन है, कॉन्ट्रैक्शन के समय पे एच जोन का साइज छोटा हो जाता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय पे एच जोन का साइज छोटा हो जाता है, साथ में आई बैंड का साइज भी छोटा हो जाता है। और जब मसल्स रिलैक्स होती है तो एच जोन और आई बैंड दोनों का साइज बड़ा हो जाता है। अब कैसे होता है वो आगे बात करते हैं। और ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम जो है ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो है ना, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, ये एक्टिन है, ये भी एक्टिन वाला है, और ये इधर से इधर तक ये हिस्सा, ये आई बैंड है। सेम यहाँ पे ये हिस्सा भी आई बैंड है। अब ये जो दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये एच जोन है। क्या है ये? एच जोन है। अब इस एच जोन में ये जो बीच में लाइन दिख रही है ना, ये एम लाइन होती है। और ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये ए बैंड होता है। कौन सा? ये ए बैंड होगा। तो यहाँ पे ये पता चली ये बात, इसमें क्या क्या हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सार्कोमेयर क्या था। सार्कोमेयर हमने देख ही लिया, एम लाइन हमें समझ आ गई, ए बैंड, आई बैंड, जेड लाइन, ये सारी चीजें हमने इसमें देख ली। द पोर्शन ऑफ द मायोफिब्रिल बिटवीन द सक्सेसिव जेड लाइन कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट कॉल्ड द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड द सार्कोमेयर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सार्कोमेयर क्या है, या फिर हम कहें कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट हम सार्कोमेयर को मानते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट किसको मानते हैं? सार्कोमेयर। और सार्कोमेयर कहाँ से कहाँ तक होता है? एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक के बीच का जो हिस्सा है वो एक सार्कोमेयर कहलाता है। तो इस तरह से सार्कोमेयर भी हमें समझ आ गया। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसे कैसे होती है, क्या क्या होती है, कौन सी इसमें जी प्रोटीन है, कौन सी इसमें एफ प्रोटीन है, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट थिन होता है, हमें ऐसा पता ही है। एक्टिन फिलामेंट है, थिन है, फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू फिलामेंटस प्रोटीन। कौन कौन सी? फिलामेंटस प्रोटीन, एफ का मतलब फिलामेंटस है, ये हमें याद रखना है। जी का मतलब ग्लोबुलर है, ये भी हमें याद रखना है। अच्छा, मेड अप ऑफ टू एफ एक्टिन हेलिकली बाउंड टू ईच अदर। जो एफ एक्टिन होती है वो हेलिकली बाउंड होती है। ईच एफ एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन। अब ये कह क्या रहा है, ये कुछ ऐसा कह रहा है कि जो जी एक्टिन है इसको पॉलीमराइज करोगे तो एफ एक्टिन बनेगा, और एफ एक्टिन जब स्पाइरली अरेंज्ड होगी तो वो क्या कहलाएगा? ये एक थिन फिलामेंट बनता है, एक्टिन। इसको हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये जी एक्टिन था, ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसको पॉलीमराइज कर दोगे तो ये वाली जो है ना, ये एक एफ एक्टिन है। इसी तरह से ये दूसरी एफ एक्टिन है। अब ये दोनों स्पाइरली अरेंज्ड है कुछ इस तरह से, तो ये जो है ना, ये एक्टिन फिलामेंट बन जाता है। इसको थोड़ा सा इस डायग्राम से देखते हैं। तो यहाँ पे ये जी एक्टिन, ये एक्टिवेट हुआ, जी एक्टिन सारे एक्टिवेट हो गए एटीपी के साथ, ये एक्टिवेट हो गए, एक्टिवेट होने के बाद डायमराइज हुए, और डायमराइज होने के बाद ये पॉलीमराइज हो जाते हैं, और पॉलीमराइज होने के बाद ये प्रोटीन बन जाते हैं। कौन सा? एक्टिन प्रोटीन बन जाते हैं। तो ये नेगेटिव एंड होता है, ये पॉजिटिव एंड होता है अटैचमेंट के लिए, और ये इनकी डिसअसेंबली कर दोगे तो ये सारे अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से इनका पॉलीमराइजेशन देखने को मिलता है। तो कैसे हुआ? जी एक्टिन से एफ एक्टिन बना है, एफ एक्टिन जो है स्पाइरली अरेंज्ड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा एक्टिन फिलामेंट। तो एक्टिन फिलामेंट कैसे बनता है वो हमने देख लिया यहाँ पे। अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमायोसिन। जो ट्रोपोमायोसिन है वहां पे ट्रोपोनिन अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब ट्रोपोमायोसिन क्या है? In the resting state, subunit of troponin mask the active site या active binding site for the myosin on actin filament। ये कहना चाहता है कुछ इस तरह से, अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये जी एक्टिन थे सारे। अब जी एक्टिन पॉलीमराइज हुए, जी एक्टिन पॉलीमराइज होने के बाद एफ एक्टिन बने, एफ एक्टिन स्पाइरली अरेंज हो गए कुछ इस तरह से, ये जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एफ एक्टिन इस तरह से अरेंज हो गए। जब एफ एक्टिन अरेंज हो गए तो ये बन गया एक्टिन फिलामेंट। अब इस एक्टिन फिलामेंट के ऊपर ये जो दिख रहा है ना, ये ट्रोपोमायोसिन होता है।
ट्रोपोमायोसिन होता है और ट्रोपोमायोसिन ये इस तरह से कोइल कर जाएगा इसके ऊपर, ये ट्रोपोमायोसिन है, यहाँ से कुछ इस तरह से है और एक दूसरा ये, तो ये ट्रोपोमायोसिन है। अब ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन होता है। अब ये जो ट्रोपोनिन है ये 3 तरह का होता है। काम क्या है इसका वो भी समझते हैं। ये ट्रोपोनिन कौन कौन सा? टीपीसी, टीपीआई, टीपीटी। कौन कौन सा? टीपीसी, टीपीआई और टीपीटी। तो इस तरह के 3 ट्रोपोनिन देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें क्या क्या होगा इसको जरा समझते हैं। ईच मायोसिन इज थिक फिलामेंट। अब ये जो डायग्राम है ना ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट यही है। ये एफ है, ये अकेला, अगर मैं अकेले की बात करूं तो ये जी एक्टिन है। अब सारे जी एक्टिन को पॉलीमराइज करने के बाद ये बना एफ एक्टिन और एफ एक्टिन स्पाइरली अरेंज हो गए और ये बन जाता है एक्टिन फिलामेंट। इस एक्टिन फिलामेंट में ये स्पाइरली अरेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें ट्रोपोमायोसिन। कौन है ये? ट्रोपोमायोसिन। और इस ट्रोपोमायोसिन पे थोड़ी थोड़े इंटरवल पे हमें कौन दिखाई दे रहा है? ट्रोपोनिन। तो ये सारी स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गई। अब कैसे ये काम करेगा वो अभी देखेंगे। यहाँ पे मायोसिन की बात और करते हैं। ईच मायोसिन इज थिक फिलामेंट। मायोसिन कैसा होता है? थिक फिलामेंट होता है। बहुत बढ़िया। फिलामेंट इज ऑल्सो पॉलीमराइज बाय प्रोटीन। ये मायोसिन फिलामेंट भी प्रोटीन के द्वारा पॉलीमराइज किया जाता है। मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मेरोमायोसिन। मायोसिन किसका पॉलीमर है? मेरोमायोसिन का। एक्टिन किसका पॉलीमर है? तो जी एक्टिन का। जी एक्टिन से एफ एक्टिन बनता है। तो मायोसिन किसका पॉलीमर है? मेरोमायोसिन का। अब मेरोमायोसिन का पॉलीमर है constitute one thick filament. Each meromycin has two important part. मायोसिन के पास 2 important part होते हैं। कौन कौन से? एक ग्लोबुलर हेड होता है with a short arm and a tail। क्या क्या होता है? ग्लोबुलर हेड होता है, शॉर्ट आर्म होती है और एक टेल होती है। द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड हैवी मेरोमायोसिन, उसको बोलेंगे हैवी मेरोमायोसिन। एंड लेटर लाइट मेरोमायोसिन, दूसरा क्या हिस्सा होता है? लाइट मेरोमायोसिन। एचएमएम हैवी मेरोमायोसिन। कंपोनेंट क्या क्या है? हेड, शॉर्ट आर्म, प्रोजेक्टेड आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एट एंगल which from each other from the surface of polymerized myosin filament known as cross arm. The globular head is an active ATPase enzyme. Globular head is an active ATPase enzyme and has binding site for ATP। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि जो इसका ग्लोबुलर हेड है वो है क्या एक्चुअल में? वो खुद एटीपीएज एंजाइम है और उसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट होती है एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, और जो कि एक्टिन के लिए एक एक्टिव साइट है। अब यहाँ पे हम मसल की जो मायोसिन है उस मायोसिन को अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये हमें मायोसिन दिखाई दे रहा है। अब मायोसिन में ये जो दिख रही है ना इसको हम क्रॉस आर्म बोलते हैं। ये है हेड, ये है क्रॉस आर्म। अब ये जो क्रॉस आर्म है इसमें हम इसको बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ना इस स्ट्रक्चर को, हेड को हम बोल देते हैं क्या? हैवी मेरोमायोसिन, एचएमएम। और ये जो टेल जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है ना इसको हम बोल देते हैं लाइट मेरोमायोसिन, एलएमएम। तो ये हैवी मेरोमायोसिन क्या है, लाइट मेरोमायोसिन क्या है, वो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये जो दिख रही है ना ये पहली वाली ग्रीन साइड, ये है एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट का क्या काम है कि जब ये मायोसिन एक्टिन से जाके अटैच होगा तब तो ये मूवमेंट में हेल्प करेगा, और जब ये मूवमेंट में हेल्प करेगा तब तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होगा और इस काम में लगती है एनर्जी। और जब इस काम में एनर्जी लगेगी तो ये जो दिख रहा है ये एटीपी बाइंडिंग साइट है, यहीं पे आके एटीपी अटैच होता है और वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है कुछ इस तरह से। अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ इस डायग्राम में हमें ये एक्टिन फिलामेंट दिख रहा है, ये एक्टिन फिलामेंट दिख रहा है, ये हमें मायोसिन फिलामेंट दिख रहा है। अब ये हमें एक्टिन फिलामेंट कुछ इस तरह से स्पाइरली अरेंज्ड देखने को मिल जाता है। सेम इस तरह से यहाँ भी है ये एक्टिन फिलामेंट, ये हमें ट्रोपोनिन दिखाई दे रहा है। ये कौन है? ये ट्रोपोनिन यूनिट है। और ये कौन है? ये
ये ट्रोपोमायोसिन देखने को मिल रहा है इसमें। तो ट्रोपोनिन भी हमने देखा, ट्रोपोमायोसिन भी हमने देखा। अब ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन का मतलब समझ आ गया। अब क्या होगा, ये जो एम लाइन है, इस एम लाइन में हमें ये यूनिट दिखाई दे रहे हैं। ये यूनिट जो है ना, ये दो दो वाले जो दिख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर है। दिस इज हेड। अब हेड वाला हिस्सा का, ये हेड वाला हिस्सा है। ये हमने देखा था यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये वो जगह है जहाँ पे एक्टिन से ये बाइंड करता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये हिस्सा एक्टिन पे यहाँ बाइंड करेगा। ये हिस्सा कहाँ बाइंड करेगा? एक्टिन पे। जैसे कि ये बाइंड कर गया एक्टिन पे। अब एक्टिन पे जब ये बाइंड करेगा तब तो इसको, ये एक्टिन पे बाइंड करेगा ऐसे, क्रॉस आर्म से बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद ये इसको इधर शिफ्ट करेगा। जब ये ऐसे इस एंगल पे आ जाएगा तो ये आगे की तरफ खिंच जाएगा। ये जो मसल से आगे खिंच जाएगी, मतलब एक्टिन फिलामेंट। फिर से इसको देखते हैं। ये कुछ इस तरह से है, ऊपर उठा, इससे अटैच होगा कुछ इस तरह से। जैसे ही अटैच होगा अब ये आगे की तरफ जाएगा और ये कुछ इस तरह से एंगल में आ जाएगा यूं। अब ऐसे एंगल में आ गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ गया तो इतना डिस्प्लेसमेंट करा दिया। और ये यहीं रहेगा, ये डिस्प्लेस हो जाएगा पीछे की तरफ, मतलब कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और जब ये छोड़ देंगे तो ये मसल रिलैक्स हो जाएगी और इस काम में लगती है एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में आएगी? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी आती है। तो ये हमने पढ़ा, ये कैसे कैसे काम करता होगा, ये हमें कुछ कुछ इमेजिन हुआ। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में मायोसिन मॉलिक्यूल है। ये हेड हो गई, ये टेल हो गई। ये हैवी मेरोमायोसिन, ये लाइट मेरोमायोसिन, क्योंकि मेरोमायोसिन का ही तो पॉलीमराइजेशन मायोसिन प्रोटीन होती है। अब क्या होगा, यहाँ पे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। जो ट्रोपोमायोसिन है ना, वो ट्रोपोमायोसिन क्या करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन को ब्लॉक करता है। सिंगल प्रोटीन स्ट्रैंड है और ब्लॉक एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट को ब्लॉक करता है। ट्रोपोनिन क्या करेगा? फैसिलिटेट द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट कराता है। ये प्रोटीन 3 का कॉम्प्लेक्स है और ये कैल्शियम आयन से रेगुलेट होता है। कैसे होता है वो समझते हैं अब। पहली चीज, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या होगा वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो डायग्राम है, ये ये है एक्टिन और ये एफ एक्टिन है। और ये एफ एक्टिन में ये जो सरफेस है ना, ये वाली, ये सरफेस है मायोसिन बाइंडिंग साइट। यहीं पे आके मायोसिन बाइंड करता है। ये डबल में बना लेता हूं कुछ इस तरह से। ये दो मायोसिन बाइंडिंग साइट आ गई। अब यहीं पे ये जो दिख रहा है, ये एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे। ये है ट्रोपोन, ये है ट्रोपोमायोसिन, ये है ट्रोपोमायोसिन। अब इस ट्रोपोमायोसिन पे अम, इससे बनाता है। ये तीन बने कौन? टीपीटी, टीपीआई और टीपी सी। टीपीटी, टीपीआई और टीपीसी। और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे भी आ गए। चलो, ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है, ये है इनएक्टिव फॉर्म। कब? ये इनएक्टिव फॉर्म तब है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, मसल रिलैक्स फॉर्म में है। अब इसमें कौन कौन क्या क्या होता है वो जरा देख लेते हैं। ये जो है, ये है एफ एक्टिन। एफ एक्टिन में ये जो साइट दिख रही है ना, ये साइट कौन सी है? ये साइट है मायोसिन
बाइंडिंग साइट, ये वही जगह है जहां पे मायोसिन जाके जुड़ता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन। अब ये जो ट्रोपोमायोसिन है ना, ये इस बाइंडिंग साइट को, मायोसिन बाइंडिंग साइट को ब्लॉक करे हुए है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो है ना, ये है TPT, ये क्या है, TPC, और ये क्या है, TPI। अब इनका तीनों का अलग अलग काम है। TPT क्या करता है, TPC क्या करता है, TPI क्या करता है, तीनों का अलग अलग काम है। अब क्या क्या काम होगा वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम, पहले तो हम देखेंगे क्या TPI क्या है। TPI, TPI का मतलब होता है, ये क्या करेगा, इनहिबिट करता है एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन को। क्या करेगा, इनहिबिट, इनहिबिट्स एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन। तो एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन को इनहिबिट करेगा। दूसरा काम किसका है, TPT का। अभी TPT क्या करेगा, इट इज बाइंडिंग साइट फॉर ट्रोपोमाइसिन। क्या है TPT, ट्रोपोमाइसिन किसके लिए बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट फॉर ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोमायोसिन। तो अब तीसरा पॉइंट क्या है, TPC। TPC क्या करता है, बाइंडिंग साइट फॉर कैल्शियम, बाइंडिंग साइट फॉर कैल्शियम। अब इन तीनों को हम फिर से एक बार समझते हैं। अब हमें हमने पढ़ा TPI। TPI क्या कर रहा है कि ये इनहिबिट कर रहा है किसको, एक्टिन मायोसिन के इंटरेक्शन को। एक्टिन मायोसिन के इंटरेक्शन, ये नहीं कि ये एक्टिन है, दूसरा मायोसिन जो हमने अभी क्रॉस आर्म देखा था, वो एक्टिन और मायोसिन के इंटरेक्शन को रोकने का काम है TPI का। TPT क्या करेगा, ये पूरे सेटअप को ट्रोपोमायोसिन से जोड़ने का काम है। पूरे सेटअप को ट्रोपोमायोसिन से जोड़ने का काम किसका है, TPT का। TPI इनहिबिट कर रहा है, TPT उसको इससे अटैच कर रहा है, ट्रोपोमायोसिन से। TPC वो साइट है जहां पे कैल्शियम आयन आके अटैच होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी हमने कर ली। अब स्ट्रक्चर में कैसे काम होता होगा वो जरा समझते हैं। जब कैल्शियम आयन आएगा तब, जब कैल्शियम आयन आएगा तब क्या होगा, तो इसको दूसरी साइड ले जाते हैं कॉपी करके। ये वो समय है जब कैल्शियम आयन आएगा। इसमें से एक्स्ट्रा चीज हटा देते हैं, ये सारी, ये सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थी। अब जैसे ही कैल्शियम आयन आया, कैल्शियम आयन ये रहा। अब मान लो जैसे ही कैल्शियम आयन आया, कैल्शियम आयन जैसे ही आएगा तो ये कहाँ पे अटैच होगा, TPC पे अटैच होगा। अब TPC पे जैसे अटैच होगा, यहाँ TPC है तो इस पे जाके अटैच हो जाएगा। तो बुलाते हैं कैल्शियम आयन को। ये कैल्शियम आयन आया और ये TPC पे जाके अटैच हो गया। अब जैसे ही कैल्शियम आयन TPC पे जाके अटैच होगा तो कुछ इस तरह से हम इसको छोटा बना देते हैं, Ca2 पॉजिटिव। अभी कैल्शियम आयन जैसे ही आया, यहाँ पे इसका एक गायब हो गया। जैसे ही आया तो ये दोनों दोनों तरफ कैल्शियम आएगा ना, तो इधर भी आया और इधर भी आया, तो इधर भी अटैच हो गया। और जब ये इधर आया तो ये पूरा का पूरा शिफ्ट कर जाएगा। ये ऐसे कह सकते हैं हम कि ये सरका देगा कुछ इस तरह। अरे चलिए नहीं, पूरे को कुछ इस तरह से शिफ्ट करा देगा ऐसे। ये शिफ्ट हो गया। अब जैसे ही ये शिफ्ट होगा तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसको यहाँ से हटके थोड़ा सा इधर अटैच हो जाएगा, मतलब दूर हो जाएगा। इसको घुमाना था, घूमेगा नहीं है, दूसरा बना लेता है। एक यहाँ
इसको एक इधर, इसको एक इधर। इधर आ गया, इसको उठा के इधर लाते हैं, इसमें से एक्स्ट्रा मटेरियल हटा देते हैं। ये इधर आ गया। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कैल्शियम आयन के आने से ये शिफ्ट हो गया। सेम यही चीज यहाँ भी होगी, इसको भी हटाया और इसको उठा के यहाँ से दूसरी साइड लगा देंगे। ये तो उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ ये दूसरी साइड लगा देते हैं इसको। इधर, इधर, इधर। यहाँ भी कैल्शियम आयन आया था और यहाँ कैल्शियम आयन आया, तो ये दोनों को हटा दिया। अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मास्क किए हुए थी और अब की बार ये स्ट्रक्चर आगे शिफ्ट हो गए। किधर शिफ्ट हो गए, इधर से इधर और इधर से इधर शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने से ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइट थी, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट फ्री हो जाती है और ये एक्टिन बाइंडिंग साइट जब फ्री हो जाएगी, सॉरी मायोसिन बाइंडिंग साइट जब फ्री हो जाएगी, तो यहाँ पे मायोसिन आके अटैच हो जाएगा। तो ये अनमास्किंग किसने कराई, मायोसिन बाइंडिंग साइट की कैल्शियम आयन ने कराई। तो ये हमें पॉइंट याद रखना है, किस तरह से इसमें काम हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, तो कैसे मास्किंग अनमास्किंग होती है वो हमने समझ लिया। अब मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म से पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ये तीनों ट्रोपोनिन हमें दिखाई दे रहे हैं। ट्रोपोनिन सी की ये शेप जो दे रखी है कुछ इसीलिए है कि यहाँ पे कैल्शियम आयन आके अटैच हो जाता है। ये जो है ये ट्रोपोमायोसिन है। कौन है ये, ट्रोपोमायोसिन है। और ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन कवर करके रखता है किसको, मायोसिन बाइंडिंग साइट को। एक बार ये डायग्राम एक और है, ये वाला, इस डायग्राम को देखेंगे तो ये ट्रोपोमायोसिन था। ये जो दिख रही है ना ये साइट, ये जगह, ये जो गड्ढे जैसे दिख रहे हैं इसमें, ये एक्चुअल में मायोसिन बाइंडिंग साइट है। और हम देख पा रहे हैं जो रस्सी जैसी है ट्रोपोमायोसिन, इसने मायोसिन बाइंडिंग साइट ने इसने सब जगह से ये साइट ब्लॉक की हुई है। ये कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट थी, यहाँ पे कैल्शियम आयन आके बाइंड हो जाएगा। जैसे ही बाइंड हो जाएगा इसको शिफ्ट करा देगा, शिफ्ट करा देगा तो ये सारी साइड जो है ये एक्सपोज हो जाएंगी कुछ इस तरह से। जैसे कैल्शियम आयन आया, अटैच हुआ, यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, तो ये इधर से आ गया, इधर आ गया, तो ये सारी साइड जितनी भी थी ओपन हो गई और यहाँ से मायोसिन आके अटैच हो जाएगा। तो ये मायोसिन बाइंडिंग साइट थी जो कि कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ओपन हो गई है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिंगल सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मसल कॉन्ट्रैक्शन किसके द्वारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा सिग्नल जो आता है उसके लिए, उसके हिसाब से होता है। अब उसको समझने के लिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझनी पड़ेगी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझाती है। क्या होती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो इसमें अब देखते हैं आगे। अब इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे काम करता होगा वो इसमें देख लेते हैं एक बार। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर हम देखते हैं तो यहाँ से एक कनेक्शन देखते हैं इसका। ये मसल्स है, ये मसल सेल है। मसल सेल में ये नर्व इम्पल कंडक्शन आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ये नर्व इम्पल कंडक्शन है। अब इसको यहाँ देखा गया है तो इसको समझते हैं। ये जो दिख रहा है ना ये एक्सोनल नोब है, ये एक्सोन है एक्चुअल में। एक्सोन का फाइनल कनेक्शन यहाँ पे है। तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन जो होगा या जो भी नर्व इम्पल्स आएगा उसके रेस्पेक्ट में स्टिमुलस जो आएगा, उसके रेस्पेक्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन का काम है वो मसल्स का है। तो इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्यों, ये मसल सेल है, ये न्यूरॉन है, तो इसको बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब कैसे काम होता होगा वो इसमें देखते हैं।
मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय ए सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मसल कॉन्ट्रैक्शन किसके रेस्पॉन्स में होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा भेजे गए सिग्नल से होता है। वाया ए मोटर न्यूरॉन, किसके द्वारा? मोटर न्यूरॉन के द्वारा। अ मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू अ कंस्टिट्यूएंट अ मोटर यूनिट। अब ये किससे कनेक्ट होता है? एक मोटर यूनिट से कनेक्ट होता है। द जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलिमा ऑफ द मसल फाइबर कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसा कि अभी अभी हमने देखा था, तो जंक्शन जो है मसल सेल और न्यूरॉन के बीच में, उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोल देते हैं और मोटर एंड प्लेट भी बोल देते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का दूसरा नाम क्या है? मोटर एंड प्लेट। A neural signal is reaching this junction, रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। क्या रिलीज करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर। तो किस फॉर्म में सिग्नल मूव करता है? न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में रिमूव मतलब मूव करेगा। कौन सा है? एग्जाम्पल लिखा है एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन कौन है? न्यूरोट्रांसमीटर है। विच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। क्या जनरेट करेगा? एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलिमा। सार्कोलिमा में जैसी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, दिस स्प्रेड थ्रू द मसल सेल फाइबर। मसल फाइबर मतलब कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, वो पूरे मसल फाइबर में फैल जाएगा। एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, सिंपल सी बात। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे ही जनरेट होगा, पूरी मसल फाइबर में फैल जाएगा। कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। और सार्कोप्लाज्म में बहुत सारा कैल्शियम आयन रिलीज करा देगा। सार्कोप्लाज्म में बहुत सारा कैल्शियम आयन रिलीज करा देगा। अभी सार्कोप्लाज्म क्या है? हमने पढ़ा सार्कोलिमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल। ठीक है। इंक्रीज इन कैल्शियम आयन लेवल, जैसा कि हमने कैल्शियम आयन का रोल यहाँ पढ़ा था, किस तरह से वो काम करता है। कैल्शियम आयन लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। कैसे काम करता है वो अभी अभी देखा था। ऑन एक्टिन फिलामेंट एंड देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट। एक्टिव साइट से जो मास्किंग है उसको हटा देगा। यूटिलाइजिंग द एनर्जी, एनर्जी को यूटिलाइज कराएगा फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस। द मायोसिन हेड नाउ बाइंड टू द एक्सपोज्ड साइट। जो मायोसिन हेड है वो एक्सपोज्ड साइट पे जाके बाइंड कर जाएगा और क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब इसको समझते हैं जरा, पहले थ्योरी देखते हैं फिर समझते हैं। पुल द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट, अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट को खींचेगा टूवर्ड्स द ए बेंड। द जेड लाइन attached to these actin are also pulled inward, thereby causing the shortening of the sarcomere। ये हमने पहले ही बात कर ली थी। कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इट इज क्लियर फ्रॉम द above step that during shortening of the muscle contraction, I band get reduced, whereas A band retain their length. The myosin release ADP, myosin release the ADP and phosphate goes back to its relaxed state। ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज कर देगा और अपनी रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा। अ न्यू ATP बाइंड टू द क्रॉस ब्रिज एंड क्रॉस ब्रिज ब्रोकन। नया ATP आएगा और क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। The ATP is again hydrolyzed by the myosin head and cycle of cross bridge formation एंड ब्रेकेज ऑफ द रिपीट कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग। कहने का मतलब है यहाँ पे हुआ क्या? ये जो था एक्टिन फिलामेंट, ये था मायोसिन फिलामेंट। अब एक्टिन मायोसिन में मास्किंग अनमास्किंग वाला कंसेप्ट हमने पहले ही पढ़ लिया था। पर अब क्या होगा, ये जो क्रॉस ब्रिज है, यहाँ पे एटीपी आएगा, एटीपी टूट के एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाएगा। और जैसे ही टूटेगा ये अटैच हो जाएगा इससे, और जैसे ही अटैच होगा तो एक क्रॉस ब्रिज आ जाएगा परपेंडिकुलर। पहले 45 डिग्री पे था, फिर वो परपेंडिकुलर आ गया, तो फिर अगेन 45 पे चला जाएगा, पर वो दूसरी साइड में। कैसे जाएगा? ये क्रॉस ब्रिज बना मायोसिन हेड के द्वारा। अब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद एडीपी और फॉस्फेट अलग हो जाएंगे। अब जैसे एडीपी फॉस्फेट अलग हो जाएंगे, ये बेंड कर जाएगा तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग रोटेशन। स्लाइडिंग रोटेशन। अगर यहाँ से एंगल देखोगे तो 90 से अबव चला गया, पर इधर से देखोगे तो मतलब नेगेटिव साइड में चला गया। पहले ये 45 पे था, फिर 90 चला गया अप्रोक्स, फिर ये लगभग 130 अप्रोक्स चला जाता है। 120 130 मतलब एंगल एग्जैक्ट नहीं है।
वेरी कर सकता है, पर इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे पहले अप्रॉक्स 45, फिर 90, फिर 45, 90 से ज्यादा चला जाएगा। फिर अब क्या होगा, ये एडीपी और नॉर्निक फॉस्फेट हट गए। अब इसको वापस से हटाने के लिए नया एटीपी आएगा और ये डिटैच हो जाएगा, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब वापस से फिर से ये साइकिल चलती रहेगी। अब इसमें और क्या लिखा है वो समझते हैं फिर से। क्या होगा, द मायोसिन रिलीज एडीपी और नॉर्निक फॉस्फेट। मायोसिन जो है एडीपी और नॉर्निक फॉस्फेट को रिलीज कर देगा, गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट। अ न्यू एटीपी बाइंड एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। नया एटीपी बाइंड हो जाएगा और जो क्रॉस ब्रिज था वो बना हुआ वो टूट जाएगा। द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड। एटीपी को फिर से तोड़ा जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन हेड, क्योंकि उसी के पास तो एटीपीएज एंजाइम था हेड के पास। द साइकिल ऑफ द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, जो साइकिल है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन की वो टूट जाएगी। एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग द फर्दर स्लाइडिंग। बार बार जो ब्रेकिंग है ज्वाइनिंग है वो क्या करेगा, स्लाइडिंग कराता रहेगा। द प्रोसेस कंटिन्यूस टिल कैल्शियम आयन आर पंप्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी। अभी कब तक चलता रहेगा रिपीटेशन, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसमें कैल्शियम आयन रहेगा। और कैल्शियम आयन जैसे ही वापस सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी कौन है, यहाँ पे एसईआर की बात कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको सार्कोप्लाज्म भी बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसमें जब तक से ये जो कैल्शियम आयन चले नहीं जाएंगे तब तक ये रिपीटेशन चलता रहेगा, और जैसे ही जाएंगे रिपीटेशन रुक जाएगा। तो सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में गया, रिजल्टिंग इन मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। जैसे ही कैल्शियम आयन हटेगा वो वापस मास्किंग कर लेगा, जैसा हमने पढ़ा था अभी अभी, कहाँ गया वो डायग्राम, ये वाला डायग्राम जो हमने अलग से बनाया था। ये जैसे ही कैल्शियम आयन कम हो जाएगा, कैल्शियम आयन कम होते ही वापस इधर आ जाएगा, ये वापस इधर आ जाएगा और मास्किंग फिर से हो जाएगी। अब क्या होगा, दिस कॉज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन। अब ये जेड लाइन कैसे काम करती है उसको जरा एक बार देख लेते हैं। हमने बात की थी, ये जो था ये एच जोन था, जो कि सिर्फ मायोसिन वाला होता है, सिर्फ मायोसिन, वहां एक्टिन है ही नहीं। और ये जो था ये मायोसिन की लेंथ है, इसको बोलते थे ए बैंड। कौन सा बैंड, ए बैंड। ये जो था ये आई बैंड था, ये जेड लाइन है। यहाँ पे, यहाँ बीच में एम लाइन हुआ करती थी, यहाँ बीच में एम लाइन हुआ करती थी, जैसा कि हमने देखा था। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये एक्टिन इधर शिफ्ट होगा, ये एक्टिन इधर शिफ्ट होगा, ऐसे ये वाला भी इधर, ये वाला भी इधर, ये वाला भी इधर, ये वाला भी इधर, तो इस तरह से शिफ्ट होते जाएंगे। तो जब ये एक्टिन इधर शिफ्ट होगा तो जाहिर सी बात है ये वाला जेड लाइन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला भी इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो सार्कोमेयर की लेंथ है, जो सार्कोमेयर की लेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी। सार्कोमेयर की लेंथ क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब सार्कोमेयर की लेंथ कैसे रिड्यूस हुई, जैसा कि हमने पढ़ा था, ये जो था ये सार्कोमेयर है, ये ए बैंड, ये आई बैंड, ये सार्कोमेयर, ये एच जोन। तो सार्कोमेयर की लेंथ कम हो गई, और सार्कोमेयर की लेंथ कम होने के साथ साथ जो एच जोन था वो एच जोन की लेंथ भी कम हो जाएगी। क्यों, कि जब ये एक्टिन इधर आएगा और ये एक्टिन इधर आएगा, एम लाइन की तरफ आएगा, तो ये जो एच जोन है इसकी लेंथ भी कम हो जाएगी। परंतु जो ये ए बैंड है, ये ए बैंड की लेंथ एज इट इज रहेगी। सार्कोमेयर घटा, जेड लाइन पास पास आ गए, एच जोन घटा, आई बैंड भी तो घटेगा। क्यों, जब एक्टिन इधर जाएगा तो मायोसिन तो छोटा हो नहीं रहा, तो मायोसिन तो ऑब्वियसली इधर पहुंच जाएगा, मतलब मायोसिन पहुंचेगा नहीं, ये इधर आ जाएगा मायोसिन के पास। तो जब जेड लाइन मायोसिन के पास आ जाएगी तो ये जो आई बैंड था ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आई बैंड भी छोटा हो जाएगा। मतलब साइज सिर्फ किसका नहीं चेंज होगा, सिर्फ साइज ए बैंड का चेंज नहीं होता, बाकी सार्कोमेयर छोटा हो जाएगा। जेड तो लाइन है, एम लाइन है, लाइनों का तो कोई साइज ही नहीं होता जो छोटा बड़ा होगा। तो चेंज किसका होगा, एच जोन का चेंज होगा, और आई बैंड का चेंज होगा, और सार्कोमेयर का चेंज होगा। इनका साइज जो है वो चेंज कर जाएगा। ठीक है, अब वापस देखते हैं इसको।
ये चेंज किया, देखो ये पहले एच जोन इतना था, अब एच जोन इतना सा रह गया। अब यहाँ पे आई बैंड पहले इतना हुआ करता था, अब आई बैंड भी बहुत पतला हो गया। तो आई बैंड भी दिख रहा है हमें, एच जोन भी दिख रहा है। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन कैसा होगा? मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन इतना होगा कि ये जो एक्टिन है इस एक्टिन के साथ ओवरलैप कर जाएगी, तो ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा। और कितना मैक्सिमम हो सकता है कि ये जेड लाइन इस ए बैंड तक पहुंच जाए, ये जेड लाइन इस ए बैंड तक पहुंच जाए। इससे ज्यादा तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि जो मायोसिन है वो तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं। मायोसिन तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो इससे ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्शन हो भी नहीं सकता। तो ये इसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और ये रिलैक्स स्टेट है। अब यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है? जो साइज छोटा बड़ा होना था वो हमने देख लिया। दिस कॉज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक, जब रिलैक्सेशन हो जाएगा तो वो वापस से चला जाएगा। मतलब ये जो जेड लाइन है ये वापस अपनी पोजीशन पे चली जाएगी, कब? रिलैक्सेशन के टाइम पे। ठीक है, देयर ओरिजिनल पोजीशन एंड रिलैक्सेशन। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर कैन वेरी इन डिफरेंट मसल, अलग अलग मसल्स में अलग अलग रिएक्शन टाइम उसका देखने को मिलता है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसमें लैक्टिक एसिड बन जाएगा। क्यों लैक्टिक एसिड बन जाएगा? क्योंकि उसमें एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण वहां पे परफेक्ट या फिर हम कहें कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज नहीं होगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण वहां पे कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज नहीं होगा, जिस कारण से इनकम्प्लीट कंबशन करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पूरी करने के लिए उसको एनारोबिकली तोड़ना पड़ेगा, और एनारोबिकली तोड़ने की वजह से वहां पे जो रिजल्टेंट है लैक्टिक एसिड डिपोजिशन है। और लैक्टिक एसिड डिपोजिशन के कारण यहाँ पे एक क्रिटिकल कंडीशन बनती है। क्रिटिकल तो क्या कि यहाँ पे एक थकान हो जाती है, और थकान को फैटिगनेस बोलते हैं। क्या बोलता है? फैटिगनेस बोलते हैं। Causing fatigue. Muscle contains red colored oxygen storing pigment called myoglobin. मसल्स के पास एक मायोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन जैसा ही होता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है। मायोग्लोबिन कंटेन इज हाई इन सम मसल्स। मायोग्लोबिन कंटेंट जो होता है कुछ मसल्स में हाई होता है, जिससे कि उसका रेड अपीयरेंस देखने को मिलता है। सच मसल्स आर कॉल्ड रेड फाइबर। उन मसल्स को क्या बोल देते हैं? रेड फाइबर बोल देते हैं। और जिसके पास दीज मसल्स ऑल्सो कंटेंट प्लेंटी माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा रेड फाइबर के पास, वो भी अ, अच्छा खासा होता है। मतलब मायोग्लोबिन ज्यादा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा इसके पास देखने को मिल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन का यूज अल्टीमेटली करता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज्यादा हो जाएगा। तो प्लेंटी माइटोकॉन्ड्रिया विच कैन यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम। इसके अंदर जो स्टोर्ड ऑक्सीजन है वो उसका ज्यादा अमाउंट में यूज कर लेंगे फॉर एटीपी प्रोडक्शन। दीज मसल्स दे प्रोडक्शन दीज मसल्स देयरफॉर कैन आल्सो कॉल्ड एरोबिक मसल। इन मसल्स को एरोबिक मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द मसल्स possess वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन। कुछ के पास बहुत कम क्वांटिटी में मायोग्लोबिन होता है, और जब बहुत कम क्वांटिटी में मायोग्लोबिन है तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होंगे। तो मायोग्लोबिन कम है, देयरफॉर अपीयर्स पेल। पेल और वाइटिश कलर की वो देखने को मिलती हैं। दीज आर व्हाइट फाइबर्स। इनको हम व्हाइट फाइबर्स बोलते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसमें बहुत कम होंगे, बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाइट फाइबर में जो मायोग्लोबिन है वो भी कम होता है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होते हैं, पर उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर ज्यादा होता है। इसका अपोजिट दूसरे में हो जाएगा। और दे डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। और ये किस पे डिपेंड करेंगे? एनारोबिक प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे ये दो डायग्राम है, इसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या हुआ। ये एम लाइन है, यहाँ पे एम लाइन है, ये मायोसिन है,
मायोसिन वाला जो एरिया है उसको हम ए बैंड बोलते हैं। ये जेड लाइन है जिसको जेड डिस्क बोला गया है, और ये आई बैंड है। इधर का आई बैंड, उधर भी एक आई बैंड होता है। तो अगर ऑल ओवर आई बैंड देखें तो इतना हो जाएगा। तो ये जो आई बैंड है ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, आई बैंड बहुत छोटा हो गया यहाँ पे आई बैंड इतना सा रह गया। जो जेड लाइन है वो भी पास में आ गई, पहले यहाँ तक थी अब वो यहाँ तक रह गई है जेड लाइन। जो थिन फिलामेंट थे कौन से, ये टिटिन, तो टिटिन कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें। इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, पर एक इसमें डायग्राम में दिया हुआ है तो इसको ध्यान रख लेना है कि टिटिन जो है कॉन्ट्रैक्शन में या रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व होता है पार्शियली, मतलब बहुत इसका रोल इतना कोई डिटेल में नहीं है। ठीक है, तो आई बैंड कॉन्ट्रैक्ट करता, जब रिलैक्स हो जाएगा तो वापस ये कंडीशन चली जाएगी। ओके, तो इस तरह से मस्कुलर सिस्टम जो मसल्स है इस चैप्टर की वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। थैंक यू।